Bismillahirrahmanirrahim. So, in this lecture, we are going to discuss about the cellular oncogenes, their role, and basically, the lecture today we are going to discuss these four key points. Number one question would be Number one question is the activation of endogenous retroviruses also induce human cancer? That means whether the endogenous retrovirus, whose portions are already present in the human genome, are having a capacity to induce cancer. That's what we are going to learn in this lecture. The second point is how one can track non-viral oncogene components, how one can track non-viral oncogene segments in the human genome. Is oncogene associated with retroviral exposure relates with the proto-oncogene present in the human? यानी हम किसी तरीके से क्या एसोसिएशंस निकाल सकते हैं और क्या ऑन्कोजिन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट किया जाता है, यानी हाउ व्हाट मेक्स दिस ऑन्कोजिन एक्टिवेशन पॉसिबल. सो तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इज द एक्टिवेशन ऑफ एंडोजेनस रेट्रोवायरसेस आल्सो इंड्यूस ह्यूमन कैंसर. दिस इज़ बेसिकली हैविंग ए ब्रीफ नरेशन के जैसे हमने ये ऑब्ज़र्व किया ऑलरेडी नोन सैम्पल्स के अंदर कि जब हमने रैबिट को बार बार जो टॉपिकल एप्लीकेशन में कोल टार का स्प्रे किया उसके ईयर पे, तो हमने ये नोट किया था कि ईयर के ऊपर जब भी हम सप्लीमेंट करते हैं कोई भी कलर का या कोल टार का पेंट करते हैं तो वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद उनको स्किन कैंसर हो जाता है. अच्छा, अब ये जो स्किन कैंसर था जिसकी इंडक्शन हुई है रैबिट्स में, इसकी एक रीज़न ये थी कि वो कोल टार जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कोल टार की एप्लीकेशन ने सेवरल मंथ्स के एक्सपोजर के अंदर उस रैबिट के ईयर्स में एक ऐसा mutagen produce किया, यानी the carcinogen is converted into mutagen and that mutagen actually activates that endogenous retroviral component which leads to cancer. ठीक है, ये बात समझ आ रही है. यानी अभी हम देखें बैकग्राउंड बना रहे हैं कि is the activation of endogenous retroviruses also induce human cancer. But before going to this human cancer, I am going to narrate to you that the topical application of coal tar on rabbit's ear, turning it into skin cancer, is based on a phenomena of carcinogen conversion to mutagen, and that mutagen is actually responsible for the induction of a mutation in a DNA, and that DNA mutation leads to cancer formation. ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई. तो इसका मतलब क्या, इसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है, यानी केमिकल्स कैन इंड्यूस ट्यूमर्स. सो ये बात जब हमें समझ आई तो इसी बात के कंटिन्यूएशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट बना कि क्या ये जो ट्यूमर्स ऑर्गेनिजम्स में रैबिट्स वगैरह में हो रहे हैं, क्या इसी तरह से ट्यूमर्स ह्यूमन में भी हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो क्या हम वो एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस ही को ब्लेम करें कि इनकी वजह से कैंसर होता है. दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पजल ना, कि सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल एप्लीकेशन केमिकल्स की जो म्यूटेशन काज करेगी, वो म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है डीएनए में प्रोटो ऑन्कोजेंस को ऑन्कोजेनिक करने में. समझ रहे हो? तो इसकी एक जस्टिफिकेशन ये थी कि जो प्रो वायरस है वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है होस्ट जीनोम में एंड इट इज़ साइलेंट. सो लेटर ऑन एंडोजेनस रेट्रो वायरस जो प्रो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि हमने उसको कोल्टार का एक्सपोजर दिया था, तो कैंसर हो जाना चाहिए. सो एक नज़रिया यह था कि एंडोजेनस रेट्रो वायरसेस अपॉन द एक्सपोजर ऑफ ए सरफेस म्यूटेजन चेंज इन लीड टू ह्यूमन कैंसर फॉर्मेशन. और इसका प्रूफ उन्होंने एक और एग्जांपल के साथ दिया कि जी एक्टिवेट किया हमने एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस का एक्सपोजर जिसमें हमने थाइमाडीन का एनालॉग ब्रोमोडिऑक्सीयूरिडिन डाई के साथ किया. तो माइस के फाइब्रोब्लास्ट सेल्स विच अपीयर नॉर्मल, विच डोंट हैव एनी endogenous retrovirus, upon exposure to bromodioxyuridine dye showing the expression of endogenous retroviruses. So इसका मतलब कि नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट्स जब एक डाई के एक्सपोजर पे आते हैं तो सेल लाइंस में ERV का एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाता है. सो इससे ये स्टोरी बनना शुरू हो गई
जो वायरोलॉजिस्ट थे, ट्यूमर वायरोलॉजिस्ट, दे सपोर्टेड दिस नोशन दैट एंडोजेनस रेट्रोवायरसेस आल्सो प्रोवोक ह्यूमन कैंसर. But there were two limitations in this regard. In human, the story was different. Why? Because ERV का एक्सप्रेशन हमें कभी ट्यूमर के अंदर नहीं मिला, एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस का एक्सप्रेशन इनको भी छोड़िए, इवन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डिटेक्शन जो ट्यूमर के अंदर हो रही थी वो पॉसिबल नहीं थी कि वो डिटेक्ट की जा सकती. तो अगर ये दोनों फैक्टर्स नहीं निकले तो फिर इसका मतलब ये है कि एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस के जो फ्रेगमेंट्स ह्यूमन जीनोम में मौजूद हैं दे आर नॉट द सोल फैक्टर फॉर कैंसर इनिशिएशन. Remember the word soul. They are not the sole factors responsible for tumor initiation. Why? Because although 8% of the genome contains, human genome contains endogenous retrovirus, only 40,000 segments are capable, rest is all junk. Acha. Now, why several organisms are still acquiring functional endogenous retroviruses upon the tropical application of coal tar? And in human, no evidence has such far been accumulated. This is a still remaining puzzle. यानी ये पज़ल अभी तक बाकी है कि वो वायरसेस, एंडोजिनस वायरसेस जो बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैंसर इंड्यूस कर रहे हैं, उनका 5 मिलियन ईयर्स एगो जो एक्सपोजर हुआ था ह्यूमन जीनोम के अंदर इंटीग्रेशन का, वो अभी तक एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस सोली कैंसर कॉज नहीं कर पा रहे ह्यूमन के अंदर. ये पजल अभी तक बाकी है. सो हमारे पहले सवाल का जवाब कि इज एक्टिवेशन ऑफ एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस इंड्यूस ह्यूमन कैंसर इज नो. ऑलराइट. So endogenous retroviruses at their own are unable to induce human cancer. Now come to the next part. How one can track non-viral oncogene segments. How one can track non-viral oncogene segments in human genome. So इसको स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने ऑन्कोजेंस की डिटेक्शन कैसे करनी होती है. तो इसका एक सिंपल सा लेमैन रूल आप जान लीजिए. द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग वुड बी we have a tumor cell line. So we have a mouse fibroblast cells which were chemically transformed to become tumorigenic, और इनका हमने DNA isolate किया. Then this DNA was being precipitated with calcium phosphate. Co-immunoprecipitation with calcium phosphate just facilitates the entry into the normal mouse fibroblasts. सर यानी कि हमने स्पीशीज़ भी एक ही रखी, माउस, और हमने फाइब्रोब्लास्ट सेल्स यूज़ किए दो किस्म के. एक सेल्स वो थे जो कि नॉन वायरल सिक्रीटरी हैं. नॉन वायरल सिक्रीटरी का मतलब ये है कि इनके अंदर इटसेल्फ, इन सेल्स के अंदर इटसेल्फ कोई भी किसी भी किस्म का वायरल कंपोनेंट नहीं है. यानी हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो ऑन्कोजन सेगमेंट, हम अगर मालूम करना चाहें कि क्या माइस के अंदर कोई ऑन्कोजन सेगमेंट मौजूद है, माइस के जीनोम में ऑन्कोजेनिक रीजन कौन सा है, यानी वो प्रोटो ऑन्कोजन जो ऑन्कोजन बन जाता है वो कौन सा रीजन है. तो हमने क्या किया, माउस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स लिए, ये इनका नाम लिखा हुआ है CH130T1/2. Mouse fibroblasts, non-viral secretory cells, because they doesn't contain virus when a tumor is induced by coal tar or 3MC. So they don't have any viral background in them, because we want solely information कि इस माउस फाइब्रोब्लास्ट का कौन सा रीजन ऑन्कोजेनिक है. तो इसको जब हमने केमिकली ट्रांसफॉर्म किया और इसमें ट्यूमर आया, तो इस ट्यूमर को हमने डीएनए को इसके आइसोलेट किया. उसकी आइसोलेशन में कैल्शियम फॉस्फेट यूज़ किया, और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से नॉर्मल माउस फाइब्रोब्लास्ट जो यहाँ पे NIH3T3 सेल लाइंस हैं इनको यूज़ किया. इन सेल्स को यूज़ करने का मकसद सिर्फ एक है, बिकॉज दे आर द बेटर रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन DNA. दैट्स ऑल. नाउ upon the induction of transfection of these DNA, there is a tumor formation. Now this tumor has been inoculated in the mice, and there is a tumor formation noticed over here. अच्छा, अब जब ये ट्यूमर फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई तो इससे पता ही हमें चल रहा है कि एंकरेज इंडिपेंडेंट ग्रोथ हो रही है यहाँ पे. दूसरा, जब ये ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है तो फिर इस ट्यूमर सेक्शन के अंदर ये देखा गया कि क्या इस अमाउंट को हम मज़ीद कम कर सकते हैं.
यानी इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग ऑल दैट डीएनए, अगर हम सिर्फ इसका एक पीस ले लें, इंस्टेड ऑफ लेट्स से 1 2 3 इन तीनों को छोड़ दिया, 4 को ले लिया या 5 वाले सेगमेंट को ले लिया रेंडमली, वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ डीएनए वी आर गोइंग टू इंड्यूस, तो देखा गया कि देयर इज अ वेरी माइन्यूट डोनर रेसिपिएंट प्रेजेंट ओवर हियर। पहली बात तो ये कि नॉर्मल माउस फाइब्रोब्लास्ट सारे का सारा डीएनए नहीं इनोकुलेट करता अपने अंदर, बहुत थोड़ा सा इनोकुलेट होता है। उस थोड़े से अंदर से भी अंदाज़ा लगाया गया है कि ओनली 0.1% ऑफ द डोनर कैन एंटर द होस्ट सेल, ठीक है, 0.1%। और उसका भी 10⁻³ इंटू 10⁻³ के बाद ये कहा गया कि टोटली आपको एक सिंगल कॉपी इंड्यूस करने के लिए ट्यूमर काफ़ी है। यानी अगर हम यहाँ से अमाउंट ऑफ डीएनए में सिर्फ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ले लें, सिर्फ इस स्ट्रैंड को इनोकुलेट करें और हमें ये यकीन हो कि ये 0.1% ट्रांसफेक्शन के अंदर आ गया है नॉर्मल सेल्स में, तो ये काफ़ी है एक ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑन्कोजिन रिक्वायर्ड फॉर, कि अगर फेवरेबल कंडीशन हुई तो ये कैंसर काज कर देगा, ठीक है। और ये कैंसर काज करने के लिए हमने इस एक्सपेरिमेंट में बड़ी बेसिक सी चीज़ सीखी है, क्या, कि ये ट्यूमर जो फॉर्मेशन है ये केमिकली इंड्यूस की गई, और उस केमिकल इंडक्शन के अंदर हमने एक सेल लाइन में ट्यूमर इंड्यूस किया। ट्यूमर इंड्यूस करने का जो डीएनए था उस डीएनए को निकाला, कैल्शियम फॉस्फेट से प्रेसिपिटेट किया। कैल्शियम फॉस्फेट से प्रेसिपिटेट करने का मकसद उसकी एंट्री की फैसिलिटेशन है। ट्यूमर सेल लाइन के अंदर बन गया, उस सेल लाइन से हमने वो ट्यूमर निकाल के इनोकुलेट किया माइस में और वो ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर हमने इस अमाउंट से प्ले किया कि हम इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल फॉर द होल डीएनए जंक, we just use a small portion and we calculated the transfection efficiency। तो वो साइंसदानों ने बताया कि सिर्फ 0.1% डोनर की एबिलिटी है कि वो एंटर कर सकता है होस्ट सेल में। तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट है वो इतनी कम भी हो तो सिंगल कॉपी इज़ इनफ टू फॉर्म अ ट्यूमर फॉर्मेशन, जिससे पता चला कि ऑन्कोजेनिक रिस्पॉन्स आ सकता है एक माइन्यूट सी अमाउंट से भी। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन था कि हाउ वन कैन ट्रैक नॉन वायरल ऑन्कोजन सेगमेंट इन ह्यूमन जीनोम। तो इसमें बड़ा आसान सा काम किया गया। यहाँ पे अभी आपको जो एग्जांपल नज़र आ रही है इसमें बेसिकली हमने यूज़ किया है ह्यूमन की जगह पे माउस फाइब्रोब्लास्ट यूज़ किए। what if we use over here, instead of using this mouse fibroblast, if we use bladder carcinoma ऑफ ह्यूमन, ठीक है, यही सारा एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन जो कैंसर है वो ब्लैडर कैंसर ले लो, ब्लैडर कैंसर का ह्यूमन ब्लैडर कैंसर ले लो। तो अगर ह्यूमन ब्लैडर कैंसर सेल्स को हम उसमें से डीएनए निकालें और उसको इस तरह से इनोकुलेट करें और ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड माइस हों, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पे भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन्कोजेंस क्रॉस स्पीशीज़ रिएक्टिविटी में प्ले करते हैं। यानी पहले हमने सिर्फ माउस को देखा था जो माउस के साथ ट्रांसफेक्ट हुआ था और उसने ऑन्कोजेनिक रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन साइंसदानों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये भी मिली इंटरनल के क्रॉस स्पीशीज़ रिएक्टिविटी नहीं है, कि ह्यूमन का ऑन्कोजेन कैन आल्सो इंड्यूस ट्यूमर फॉर्मेशन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड माइस। ठीक है। सो how can we track non-viral oncogen segment in human genome? If we just switch that human bladder cancer cells, isolate their DNA and यानी सारा एक्सपेरिमेंट वही है। इनिशियल स्टेप में जो हम यहाँ CH130 सेल लाइन ले रहे हैं उसकी जगह हम ब्लैडर कैंसर के सेल्स लेके उनका डीएनए निकालते हैं और ट्यूमर फॉर्मेशन देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑन्कोजेन ह्यूमन से माउस में ऑन्कोजेनेसिस या ट्यूमर फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक। नाउ इज ऑन्कोजेन एसोसिएटेड विद रेट्रोवायरल एक्सपोजर डिफर फ्रॉम प्रोटो ऑन्कोजेन सेगमेंट इन ह्यूमन। ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा फिलोसफिकल आपको लगेगा, लेकिन ये सवाल ये है कि क्या वो ऑन्कोजेन जो एंडोजीनस रेट्रोवायरसेस के पास मौजूद है ह्यूमन जीनोम के अंदर, क्या उसमें और एक आम वायरस में जो कि हमें पता चलता है रैस का वायरस हो गया या सीमिक का वायरस हो गया, क्या इनमें कोई फ़र्क है कि नहीं। सो इसका फ़र्क है, देयर इज़ नो
a difference. They are basically related. That is what we are going to find in this slide. There is a relatedness of sequence homology of retroviral sequence and the sequence present in the human genome. ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि एक सेल लाइन हमने ली ए वाली, जो आपको यहाँ पे लेंस नज़र आ रही है ना, बेसिकली दीज आर द लेंस सैंपल्स यूँ लोड किए गए, यानी यहाँ पे वेल्स होते हैं, इन वेल्स में आप सैंपल्स लोड करते हैं, यानी ये डिफरेंट वेल्स हैं, इन वेल्स में हमने यहाँ से यहाँ तक सैंपल्स की लोडिंग होती है, यानी सैंपल्स इन वेल्स में इस तरह से लोड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है लेन्स का, यानी इस लेन के अंदर अब जो सैंपल रन होगा वो यूं रन करके ट्रांसफॉर्म करके इस तरफ आएगा। इस लेन का नाम रखा ए। इस ए में अनइन्फेक्टेड NIH3 सेल जीनोम है, यानी टोटल जीनोम ऑफ NIH3 सेल्स का जीनोम है। अब ये NIH3 सेल्स कौन से हैं? ये वो वाले सेल्स हैं जो अपने अंदर किसी भी किस्म का वायरल कंपोनेंट नहीं रखते। अच्छा, और ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये माउस के सेल्स हैं। और इसके बाद हमने के लास्ट लेन में अगर हम देखें तो लास्ट लेन में जो हमारे पास सेल्स हैं दे आर ऑफ ब्लैडर कार्सिनोमा T24 सेल्स का डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए एक्सप्रेशन हो रहा है ह्यूमन में ब्लैडर कार्सिनोमा सेल लाइन का एक्सप्रेशन ये वाला। ठीक, ये जो आपको काला बैंड नज़र आ रहा है, और इस जगह पे जो आपको बैंड नज़र आ रहा है दिस इज़ ऑफ अ माउस NIH3 सेल्स का। अच्छा, अब बीच में क्या हो रहा है? बीच में बेसिकली ये है कि डिफरेंट प्रोब्स को हमने एक रेडियो एक्टिव प्रोब यूज़ किया, B2G कंटेन प्रोब बेस्ड बॉन्डिंग ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब राउस म्यूरिन सार्कोमा वायरस, यानी हमने जैसे वो प्रोब बनाया था ना लास्ट लेक्चर में, अगर आपने देखा हो कि हाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई सार्क रीजन, तो सार्क का हम प्रोब बना सकते हैं। उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन है ये है कि हमने एक सार्क का प्रोब बनाया, सार्कोमा का प्रोब, जो कि म्यूरिन ओरिजिन का है, और उस प्रोब से हमने कहा कि ये जो ह्यूमन ब्लैडर कैंसर सेल्स इन्फेक्टेड विद NIH3 सेल्स हैं इनको प्रोब करते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी नज़र आ रही है डिफरेंट लेन्स में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सो इसका मतलब ये है कि ये वाले सेल्स NIH3 cells which were present as normal mouse fibroblast upon the induction of bladder cancer DNA, bladder carcinoma DNA turn to oncogene, and this oncogene detection activation कौन सा रीजन रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था, वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब हमने HRAS की यूज़ की सार्कोमा के लिए जो यहाँ पे बनी हुई है। तो ये रेडियो एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है, यानी अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये है कि पिछला ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था ना, इसमें इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे ह्यूमन ब्लड कैंसर है, यानी इसको हमने कह दिया T24 सेल्स, और यहाँ पे हमने ये कह दिया इन सेल्स को NIH सेल्स, NIH3 सेल्स। तो NIH3 सेल्स का बैंड एक तरफ आ गया जिसको हमने ए लेन में देखा है, और इसको हमने देखा है के की लेन में, एलोन एक्सप्रेशन ना। लेकिन जब हमने इसको केमिकली ट्रांसफॉर्म करके ऑन्कोजिन बनाया और इसका डीएनए लेके ट्रांसफेक्ट किया और उसके बाद इंड्यूस हुआ ट्यूमर, तो हमने ये किया कि साथ ही साथ हमने एक प्रोब बनाई हुई थी। वो प्रोब कौन सी थी? दैट प्रोब वाज ऑफ एच रेस की प्रोब थी, और ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड थी। ठीक है, तो जो इमेज हमारे पास आ रहा है वो ये है, यानी ये सेल्स की रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड प्रोब की वजह से एफिशिएंसी हमें बता रही है कि जनाब ऑन्कोजिन एक्टिव है इस जगह पे। ये जितने जितने बड़े बड़े सिग्नल्स आपको मौजूद मिल रहे हैं, वरना नॉर्मल तो इतना सा सिग्नल मिलना चाहिए था एक थिन नेल की तरह का, लेकिन ये ओवर एक्सप्रेशन आ रहा है ऑन्कोजिन्स का। ठीक है, बेंडिंग पैटर्न को आप छोड़ दें कि कहीं यहाँ पे कभी ऊपर जा रहा है, कभी ये वेल के पास क्यों है, इसका मतलब है कि द सेल्स आर एट डिफरेंट साइकिल्स or the expression of DNA was more different over here, perfused over here. So this is what we observe or infer from this. और ये वो DNA है जो NIH3 जीनोम फ्रेगमेंट रिएक्टिव विद अ प्रोब है। अच्छा, ये अब उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन हमें ब्रीफ सी मिली।
बेसिकली जो आपकी रीजन का ऑफ इंटरेस्ट है वो ये इमेज का ये वाला पार्ट है कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज of murine is able to identify oncogenic regions of bladder cancer cells present in mouse fibroblast. ठीक? That so basically these cells, these DNA are amalgam of three components. Number one, NIH cells. Number two, bladder cancer cells. Number three, probe based identification of murine probes. ठीक है, so this is the pattern what we are observing. Similarly, other oncogenes like MEC, avian erythroblastosis virus, they are also been identified. और अगर डीएनए से आइडेंटिफिकेशन होगी तो उसको साउदर्न ब्लॉट टेक्निक कहते हैं, अगर आरएनए से हो तो नॉर्दर्न ब्लॉट, प्रोटीन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन से हो तो ये इम्यूनो प्रेसिपिटेशन भी है या इसको वेस्टर्न ब्लॉट भी कहते हैं. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग, सो वी कैन राइट इट एज साउदर्न, नॉर्दर्न एंड western blotting. ठीक है, it's called western blot. So this is a western blot experiment which you just have seen right now, western blot experiments. So इस तरह से फिर हमने मुख्तलिफ ऑन्कोजेंस की डिटेक्शन करवा ली. अब ये डिफरेंट ऑन्कोजेंस की जो डिटेक्शन हो रही है इससे हेल्प क्या होगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑन्कोजेंस पॉसिबली ह्यूमन जीनोम के अंदर मौजूद हैं. जैसे यहाँ पे हमने एच रैस को लगाया और एच रैस को लगा के हमने एक्सप्रेशन देख लिया कि एच रैस एक्सप्रेशन में हाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैंसर है इसमें प्रोटो ऑन्कोजिन रैस का एक्टिव होता है ब्लैडर कैंसर में, और ये ब्लैडर कैंसर रैस की एक्टिवेशन की वजह से इंड्यूस हुआ है. ठीक, नेक्स्ट पार्ट, हाउ ऑन्कोजेंस एक्सप्रेशन इज बीइंग रेगुलेटेड, यानी क्या ऑन्कोजेंस के एक्सप्रेशन को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि हमारा जो जीनोम है उसके अंदर ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन ये चूँकि ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी इनकी साइलेंस होती है, सो दे आर नॉट सेल्फ व्हाट यू कैन से ट्रांसक्राइबिंग एनीथिंग. जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे मिक पड़ा हुआ है, तो ये जो मिक है अगर ये ह्यूमन ट्रांसक्रिप्टोम मशीनरी के अंदर है, इसका प्रमोटर ह्यूमन ओरिजिन का है, तो ये ट्रांसक्राइब कभी नहीं होता. ठीक है, फिर क्या होता है कि एट सर्टेन टाइम पॉइंट यहाँ पे एक मिक का जीन वैसे ही है पड़ा हुआ, लेकिन क्या हुआ, लेट मी चेंज द कलर राइट नाउ सो दैट वी कैन गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब हम ये कहते हैं कि जनाब इसमें ना एक वायरस की प्रो वायरस फॉर्मेशन इंटीग्रेट कर जाती है, तो जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है मिक के लिए वो अब इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देगी कि ट्रांसक्राइब कराओ. तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शनल प्रमोटर ऑफ होस्ट और वायरल इज एन एग्जांपल जो कि रेगुलेट करेगा एक ऑन्कोजेनिक पोर्शन को, प्रोटो ऑन्कोजेन को कि अब आप ऑन्कोजेनिक बन जाओ. ठीक है, यानी अब आप इसको ऑन्कोजेनिक एक्टिवेशन की तरफ लेके जाएं. अच्छा, दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम ये हो जाता है, यानी अब यहाँ पे ये प्रोटो ऑन्कोजेन है, दिस इज़ इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन अगर ये ऑन्कोजेन हो जाए तो हम इसको कहेंगे कि अब ये एक्टिव हो गया है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी ऑफ द वायरस से रेगुलेट हो रहा है. ठीक, तो ये ऑन्कोजेन एक्टिव हो गया. अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि या मिक के पीछे कोई ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इस तरह का लग जाए जो इसको इंड्यूस करे, या कुछ में केसेस में ये होता है कि कोई म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, जो म्यूटेशन है वो एक जीन को एक्टिव कर देती है, या फिर वो जीन एम्पलीफाई हो जाता है. दैट जीन एम्पलीफिकेशन इज बीइंग एग्जांपल्ड एज HER2, while the mutation part would be explained in the subsequent slide. So let's go for the gene amplification, which is pretty straightforward. Right now what we are seeing is the DNA, and if we look closely you can see a very sharp pronounced intense साइड का आपको ना यहाँ पे फ्रेगमेंट मिल रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स. सो बेसिकली हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के 5 पेशेंट्स थे. इन 5 पेशेंट्स में जब हमने डीएनए आइसोलेट किया और डीएनए इनका हमने निकाला, और आफ्टर डीएनए आइसोलेशन वी यूज़ अ लेबल प्रोब ऑफ HER2, और हमने ये देखा कि HER2 का एक्सप्रेशन कैसा है इन पांचों पेशेंट्स के डीएनए में.
तो हमें नज़र आया कि जो नंबर 1 पेशेंट था, इसके अंदर नंबर 1 पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको डीएनए एम्प्लीफाइड मिला HER2 जीन का, HER2 लेबल्ड प्रोब यूज़ करने पे। जब हमने इनका mRNA एक्सप्रेशन देखा तो हमें mRNA का एक्सप्रेशन भी हाई मिला। लेट्स से वी डिड व्हाट यू कैन से qPCR और एनी अदर थिंग, तो या हमने नॉर्थर्न ब्लॉट किया है, तो नॉर्थर्न ब्लॉट में हमें सिग्नल ज़्यादा मिल रहे हैं HER2 एम्प्लीफिकेशन के। और प्रोटीन एक्सप्रेशन में भी कोई इसी तरह की कहानी बनना शुरू हो गई। ठीक है, एक ये तरीका है जिसमें हमें पता चला कि डीएनए रीजन एम्प्लीफाई करता है। अच्छा, फिर सब्सिक्वेंट रिसर्चेस में एक चीज़ और वाज़ेह हुई, वो ये थी कि it is not the one gene which is responsible for an amplification. This is not one gene. This is actually a region of a chromosome which got amplified. Now this amplification is being elaborated over here. If you look closely कि 360 ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर्स लिए गए। इन 360 ब्रेस्ट ट्यूमर्स में HER2 रीजन के साथ, HER2 रीजन इज एक्चुअली लोकलाइज्ड एट 17q। देखो 17q रीजन, तो 17q रीजन का एक्सप्रेशन विच ऑल्सो कंटेन्स HER2 इज बेसिकली ओवर एम्पलीफाइड। तो वो ये कहते हैं कि जो कॉपी नंबर वेरिएशन होती है ना, कॉपी नंबर वेरिएशन, दिस इज़ बेसिकली एन एम्पलीफिकेशन ऑफ 17q रीजन। और इस रीजन में सिर्फ HER2 नहीं है, a total of 160 genes are being amplified in this regard. So this is the way a proto-oncogene is converted into oncogene, and the whole cluster of genes present in that region, which is 17q, is being amplified. So this is one way of regulation जो हमने अभी पढ़ा, amplification of a genomic part. Second part क्या है? Second part ये है कि if we want to know कि the cells, अब हम ये समझना चाहें कि whether we are able to identify an oncogenic portion, तो इसके लिए एक आसान सी चीज़ होती है कि हम ब्लैडर कैंसर सेल्स लिए और ब्लैडर कैंसर सेल्स को हमने इन्फेक्ट किया था NIH3T3 सेल्स के साथ और एक क्लस्टर बन गया था। ठीक है, अब ये जो यूनिकनेस है हमारे पास के जो ब्लैडर कैंसर सेल्स हैं जो डीएनए ट्रांसफेक्ट किया गया, ये सेल्स बेसिकली जो ह्यूमन डीएनए है उसमें एक एल यू इसको आलू भी कहते हैं, ALU रिपीट्स होती हैं। नाउ दीज रिपीट्स आर यूनिक टू ह्यूमंस। ALU repeats. Now ALU repeats are basically unique sequences. They are present in the humans, not specific to mouse. So 0.1% of the human genome in first round and second round was collected. यानी सबसे पहले हमने ये किया कि हमने ह्यूमन ट्यूमर को लिया, ह्यूमन ट्यूमर सैम्पल्स को लेके हमने इनको ट्रीट कर दिया इनिशियल ट्रांसफेक्शन में माउस के साथ। ये जो ब्राउन थ्रेड नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑफ माउस। और माउस के साथ जब हमने इसको ट्रांसफेक्ट किया तो उसके बाद हमने इसको निकाला ट्यूमर फॉर्मेशन में से। ट्यूमर में से निकालने के बाद हमने इस डीएनए को ब्रेक किया, यानी दिस डीएनए इज़ बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ नॉट ओनली ट्यूमर ऑफ ह्यूमन ट्यूमर डीएनए बट ऑल्सो ऑफ माउस डीएनए। ठीक है, तो ये हमारे पास वो डीएनए है जो कि हमने आइसोलेट किया है एक ट्यूमर में से, और इस ट्यूमर के डीएनए को हमने पहले रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म से काटा और इसके मल्टीपल पीसेस कर लिए। सो इट वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। देन वी कलेक्टेड दोज पार्ट्स विच कंटेन ALU सीक्वेंस इन इट। क्यों? क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि माउस के अंदर जो डीएनए माउस का अपना है वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें माउस का जो डीएनए है, इफ़ आई ट्राई टू लेबल दैट माउस डीएनए विद येलो कलर, there are certain yellow colored bands present in that DNA. Now we want to get rid of this yellow bands. So what we are using ALU probes and isolating explicitly that ALU sequence. और ALU sequence को जब हमने isolate कर लिया तो उन ALU sequences को लेने के बाद हमने फिर इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाला और इसको हमने मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए फिर एक माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया और फिर उस माइस में से एक ट्यूमर लिया। यानी दिस इज़ फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसफेक्शन, ह्यूमन ट्यूमर मिक्स्ड विद माउस फाइब्रोब्लास्ट इनोकुलेटेड इन अ माइस,
produces a tumor formation. Now this tumor has been collected for DNA isolation, and after DNA isolation we treated that with restriction fragment and polymorphism, and we collected human genome based on ALU sequence. Now a small portion of this ALU sequence was again transfected into a new mouse for a tumor formation. This tumor was also again DNA was collected, and in this DNA we tried to collect ALU probe sequence. The reason of this double transfection was to minimize the amount of mouse DNA, and we want to see कि ऑन्कोजेन कैसा नज़र आता है. तो हमने फिर इस ऑन्कोजेनिक पोर्शन को लेना है, और इस ऑन्कोजेन पोर्शन का मतलब एक फ्रेगमेंट है, यानी हमने एक छोटा सा पोर्शन पूरे इतने लंबे थ्रेड में से निकालना है. ठीक है ना. ये देखें कितना बड़ा थ्रेड है. इस पूरे ह्यूमन डीएनए के अंदर से हम सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन रैस का या मिक का आइसोलेट करना चाह रहे हैं. ठीक. जब हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं तो फिर क्या हम करते हैं, फिर उसको हम ये करते हैं कि उसका सीक्वेंस करते हैं और उसको सीक्वेंसिंग मशीन पे लगा देते हैं. तो जब हम उसको सीक्वेंस करते हैं तो वी केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग. क्या कि उसका सीक्वेंस सिर्फ एक बेस पेयर के चेंज की वजह से प्रोटो ऑन्कोजेन ऑन्कोजेन बन गया. प्रोटो ऑन्कोजेन ऑन्कोजेन बन गया. So this is how we make a story that the regulation of oncogene is being induced not solely by amplification of a region which we have just seen copy number variation की तरह, बल्कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ह्यूमन डीएनए लो, मिक्स करो माउस के साथ, आइसोलेट करो 2 ट्रांसफेक्शंस के बाद, तो आपको जो ह्यूमन ट्यूमर डीएनए है उसमें एक छोटी सी म्यूटेशन भी मिल सकती है, और वो म्यूटेशन आप इस तरह से देखेंगे. देखें, जो हमारे पास जीन है उस जीन में ये गुआनिन की थायमिडीन से कन्वर्शन, लुक ओवर हियर, गुआनिन की थायमिडीन से कन्वर्शन चेंज कर रही है प्रोटो ऑन्कोजेन को ऑन्कोजेनिक फॉर्म में. यानी जो 12 कोडान की इंफॉर्मेशन में 12th कोडान पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज. ये देख रहे हैं, दिस इज मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, वेलिन, 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 ग्लाइसिन, एलानिन, ये ग्लूटामीन है, सॉरी. तो ये ग्लाइसिन नॉर्मल इनएक्टिव फॉर्म में रखती है प्रोटो ऑन्कोजेन को, मगर एक सिंपल mutation of guanine to thymine convert this glycine formation to valine. This conversion leads to the formation of oncogene and tumor. ठीक है. This we came to know by the identification of that oncogenic portion. ठीक. That's what we learned so far. Thank you so much for your time and attention. बहुत शुक्रिया. If you have any questions, please feel free to write to me.